हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम्स 4 to 6 को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखना है, उससे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, फिर यहाँ सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो बेसिकली हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताना है, गिवन स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद उसका प्रॉपर रीजनिंग देते हुए हम लोग को बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर फॉल्स है तो उसके ट्रू स्टेटमेंट को भी बताना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आसान है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ P इक्वल्स टू एम एन एंड Q इक्वल्स टू एन एम, देन P क्रॉस Q इक्वल्स टू एम एन एन एम। यानी ऑर्डर्ड पेयर में ये जैसा बुक में दिखाई दे रहा है वैसा दिया गया है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो गिवन स्टेटमेंट को हम लोग कह सकते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हम लोग क्या कहेंगे इसको? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग P लिख लेंगे। क्या है? P इक्वल्स टू क्या दिया गया है? M कॉमा N। उसी तरह से हम लोग Q लिख लेंगे। Q क्या है? N कॉमा M। N कॉमा M। तो जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं P क्रॉस Q, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे P क्रॉस Q, और ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे। P के एक एलिमेंट का हम लोग पेयरिंग करेंगे Q के एलिमेंट के साथ। जैसे मान लेते हैं M से शुरू करते हैं, तो M का एक ऑर्डर्ड पेयर N के साथ बनेगा और दूसरा M का M के साथ बनेगा। फिर हम लोग N सेलेक्ट करेंगे और N का ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लिखेंगे, तब जाके हम लोग P क्रॉस Q टोटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो P क्रॉस Q कितना होना चाहिए? पहला ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लिख सकते हैं M कॉमा N, M का N के साथ पेयरिंग। फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं? M कॉमा M, M कॉमा M। तीसरा हम लिख सकते हैं N कॉमा N, N कॉमा N, और फिर लास्टली लिख सकते हैं N कॉमा M। तो ये सही तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को लिखना होगा। जो बुक में दिया गया है वो एक गलत तरीका है और केवल दो ही एलिमेंट लिया गया है, Mn और Nm। Mn और Nm ये दो, इन दो को मिस किया गया है। तो इस आधार पर हम लोग कहेंगे कि P क्रॉस Q का जो टोटल एलिमेंट्स है वो 4 एलिमेंट्स होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहेंगे हम लोग? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 में दिया गया है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A क्रॉस P is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यह स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग? ये बिल्कुल ट्रू है। और इसको हम लोग को अलग से इसको प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग दो सेट माने कुछ इस तरह से कि A नॉन एम्प्टी सेट है और B भी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट, मतलब A में भी कुछ एलिमेंट है, B में भी कुछ एलिमेंट है। तो जाहिर सा बात है कि जब A क्रॉस B करेंगे तो इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होगा, क्योंकि A नॉन एम्प्टी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, B में भी कुछ एलिमेंट्स है। तो इन दोनों के पेयरिंग से यहाँ A क्रॉस B में तो एलिमेंट्स मिलेगा हम लोग को। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि ये नॉन एम्प्टी होगा, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। प्रॉब्लम 3 जो है इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इफ A इक्वल्स टू 1 2, B इक्वल्स टू 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 विल बी अ नल सेट। तो क्या ये स्टेटमेंट जो गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हम लोग को चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग A के दिए गए एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। ये कितना है? 1 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं। B में कितना एलिमेंट्स है? 3 4। तो ये दो सेट इस तरह से हम लोग को दिया गया है, और जो इक्वेशन हम लोग को जो सेटिस्फाई करना है वो है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, ये क्या होना चाहिए? 5 के बराबर। तो क्या ये 5 के बराबर होगा?
हम लोग को ये चेक करना है। सबसे पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। बी इंटरसेक्शन फाई। बी इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या हुआ कि बी का नल सेट के साथ कॉमन पार्ट क्या होगा। बी कितना है 3 4, और एक नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं, एक नल सेट मिलेगा। ठीक है, बी क्या है 3 4 और नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, और इंटरसेक्शन दिया गया है बी और फाई का, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन पार्ट, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन फाई का वैल्यू कितना हो गया 5, और इसको क्रॉस करना है किसके साथ, ए के साथ। अब अगेन ए क्रॉस 5 करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर तो है ही नहीं, 5 में कोई एलिमेंट नहीं है। 5 में अगर एलिमेंट होता तब तो हम लोग पेयरिंग करते हैं और ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसको लिखते हैं। तो ए क्रॉस 5 करेंगे तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 का वैल्यू क्या होना चाहिए 5, ये टोटल मिलके क्या देगा, एक नल सेट देगा। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया गया है इफ a इक्वल्स टू -1 1, अगर a इस तरह से डिफाइन किया गया है -1 और 1, दो एलिमेंट दिया गया है a में, तो पूछा जाता है देन फाइंड a क्रॉस a। क्या पूछा जा रहा है, a क्रॉस a अगेन क्रॉस a, मतलब a को 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। तो काफ़ी आसान है, इसको कितनी बार भी लिखना पड़े हम लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जानते हैं तो फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस ए निकालेंगे, फिर ए क्रॉस ए का जो रिजल्ट है उसको ए के साथ क्रॉस लेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस ए करने पे क्या मिलता है ये निकालते हैं पहले। तो ए क्रॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -1 1 क्रॉस्ड विथ -1 1। ठीक है, तो अब ऑर्डर्ड पेयर के रूप में सिलेक्ट कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा -1 -1 -1 और 1, देन 1 -1, लास्टली 1 1। तो ये हो गया ए क्रॉस ए। अब अगेन इसी का हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है एक बार और ए के साथ, तब जाके हम लोग को इसका रिजल्ट मिलेगा। अब अगर हम लोग तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ए क्रॉस ए का वैल्यू हम लोग को पता है, इसी के साथ हम लोग ए का वैल्यू लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा -1 1। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, अब हम लोग निकाल रहे हैं ए क्रॉस ए, ये इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। इतना दूर किसका वैल्यू था, ए क्रॉस ए का। तो अब हम लोग लिखना चाहते हैं -1 इस पूरे का पेयरिंग इसके साथ, तो ये हो जाएगा -1। क्लियर है, अब अगेन इसका पेयरिंग नेक्स्ट टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा -1 -1 1। अब इसका हो गया पेयरिंग, अब इस पे आएंगे तो ये हो जाएगा -1 1 -1, अगेन इसका पेयरिंग 1 के साथ, तो ये हो जाएगा -1 1 1। फिर आएंगे थर्ड टर्म पे, तो ये हो जाएगा 1 -1 -1। ठीक है, देन 1 -1 पूरे को कंप्लीट करना है, फिर 1, कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए, फिर इसके साथ पेयरिंग होगा, तो हो जाएगा 1 1 -1 और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 1 1 1। ये हो गया ए क्रॉस ए का वैल्यू। टोटल 8 टर्म्स होगा, 2 2 4 5 6 7 8, तो ये इसका कंप्लीट रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे।
नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में बच्चों दिया गया है इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, गिवन है इस तरह से a कॉमा एक्स, a कॉमा वाई, b कॉमा एक्स, b कॉमा वाई, फाइंड a एंड b। हम लोगों से पूछा जा रहा है a और b का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग a क्रॉस b लिख लेते हैं और वहां से हम लोग a और b को सेपरेटली निकाल पाएंगे। a क्रॉस b गिवन है a कॉमा एक्स, a कॉमा वाई, b कॉमा एक्स और b कॉमा वाई। हम लोगों से सेपरेटली a और b का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो काफ़ी आसान है। a क्रॉस b किया गया, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो a को बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो b को बिलोंग करेगा, यानी जो a है वो कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है, जो स्मॉल b है वो कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से x कॉमा वाई किसको बिलोंग करेगा, b को। तो हम लोग केवल देख के ही बता सकते हैं कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a कॉमा b, इसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिख लेंगे, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, x कॉमा वाई। जब इसी का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा, ax, फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा, ay, थर्ड एलिमेंट bx और फोर्थ एलिमेंट by। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग a को बिलोंग करता हुआ एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट और b को बिलोंग करता हुआ एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट को चुन के हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से a और b का वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। ये हो गया इसका रिजल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे, और एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नंबर 10 भी बच जाएगा तो उसको भी साथ में सॉल्व करेंगे। 7, 8, 9 और 10 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।